हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब खुद मौलवी ने कह दिया ये बात कि सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब के सब भारत के हिस्से हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस मौलवी ने ये बात बोली है। तो वहीं कनाडा में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर बहुत बड़ा हमला। नकाब पोशों ने मूर्ति पर फलस्तीनी झंडा लगा दिया, जिसके बाद मच गया तहलका। दोस्तों वहीं बताएंगे फ्रांस ब्रिटेन के बाद अब भूटान भी आया भारत के समर्थन में। यूएनएससी में सीट के लिए कर दी पैरवी। दोस्तों वहीं कश्मीर के बारे में शहबाज शरीफ के दावों पर यूएनजीए में भारत ने दे दिया है शहबाज को बड़ा जवाब। तो वहीं आखिर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर क्यों दिया गया है दोस्तों? कौन सा है वो मामला जिसको लेकर वित्त मंत्री को सफर करना पड़ सकता है? गले की फांस बन चुका है वो मामला। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडा में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर बड़ा हमला। नकाब पोशों ने मूर्ति पर फलस्तीनी झंडा लहराया। दोस्तों कनाडा के ब्रैम्पटन में फलस्तीनी समर्थकों द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अपमान करने की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ नकाब पोश लोग महाराजा की प्रतिमा पर चढ़कर फलस्तीन का झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है और पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली है। वीडियो में दिखाया गया कि दो उपद्रवी जिन्होंने मुंह पर नकाब बांध रखा है प्रतिमा के घोड़े पर चढ़कर फलस्तीन का झंडा लगा रहे हैं। नीचे और भी कई लोग खड़े नजर आ रहे हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इस घटना को फलस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान अंजाम दिया गया था। उपद्रवियों में से एक की पहचान होशाम हमदान के रूप में की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ये घटना ब्रैम्पटन में हुई है, जहां खालिस्तान समर्थकों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों कनाडा में लगातार भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है और भारत विरोधी कृत्य किए जाते हैं, जिनकी ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता रहे हैं, वहीं आपको बता दें अब तो मौलाना ने भी कह दिया सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत के हैं। जी हाँ, जिसके बाद हलचल मच गई है। दरअसल एक तरफ इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं पीओके को लेकर भी हलचल तेज है। देश भर के नेताओं और राजनीतिक एक्सपर्ट पीओके पर बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया जो उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर दिया था। मौलाना रजवी ने मुख्यमंत्री के इस बयान की सराहना की और इसे देश हित में बताया। असल में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और इसी संदर्भ में सीएम योगी ने वहां दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सिंध के बिना हिंदुस्तान अधूरा है और चुनाव जीतने के बाद कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है पीओके, उसे भारत में मिला लिया जाएगा। मौलाना ने इस बयान को सही ठहराते हुए अखंड भारत की वकालत कर दी। मौलाना रजवी ने कहा कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए ताकि हमारा अखंड भारत का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। आज का माहौल बहुत अच्छा है केंद्र में और हमारे राज्य में भाजपा की सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत है। ये दोनों ताकतवर व्यक्ति अखंड भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलकर कोशिश करें तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब भारतीय मुसलमानों और हिंदू भाइयों का सपना जो अखंड भारत का है साकार हो सकता है। इस पर काम किया जाना चाहिए। दोस्तों खुद मौलवी कहते नजर आए हैं, इस पर आपकी राय तो बनती है। और आपके अनुसार दोस्तों अखंड भारत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं बताना मत भूलिएगा। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़कर ही अखंड भारत बनेगा या फिर और भी कोई देश बच गया है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें भारत की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में अब खुलकर भूटान भी आया है सामने। सुनकर दिल हो जाएगा गदगद। दोस्तों भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का खुलकर समर्थन किया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत को यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार बताते हुए दुनिया के मंच पर ऐसी बातें कह दी जिसको सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। पीएम शेरिंग तोब्गे ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति कर रहा है, वो ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्व करता है, इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का हकदार है। जी हाँ, तोब्गे ने भूटान के सबसे कम विकसित देशों एलडीसी की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए भारत की ओर से मिले समर्थन व मित्रता को लेकर हार्दिक आभार जताया। तोब्गे ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद का मौजूदा स्वरूप अतीत की निशानी है। हमें ऐसी परिषद की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान भू राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक वास्तविकताएं झलकती हों। उन्होंने कहा कि भूटान लंबे समय से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधार करने की पैरवी करता रहा है ताकि इसे अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके। दोस्तों तोब्गे ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करते हैं। भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति, जनसंख्या तथा ग्लोबल
ग्लोबल साउथ में नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का हकदार है। तोबगे ने जापान को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। दोस्तों तो ऐसे में आप लोग भूटान के इस प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में वही बता दे। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ की बड़ी खबर, 2 आतंकवादी ढेर, 4 सुरक्षा कर्मी अपने घायल, इनमें 3 सेना के जवान और 1 ASP। दोस्तों ऑपरेशन अभी भी है जारी। दरअसल कश्मीर के कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोपहर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। सेना के 3 जवान और कुलगाम के ASP घायल हुए हैं। चारों को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने शनिवार सुबह 7:05 पर एक्स पर पोस्ट के जरिए मुठभेड़ की जानकारी दी। बताया गया कि पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आदिगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। तो वहीं आपको बता दें, आतंक, हिंसा और ड्रग्स को बढ़ावा देता है पाखंडी पाकिस्तान। कश्मीर के बारे में शहबाज शरीफ के दावों पर UNGA में भारत ने 2 टूक कहते हुए घेरा है पाकिस्तान को। दोस्तों भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में छाती पीटने लगे शहबाज शरीफ। बौखलाहट की वजह है कश्मीर और POK आप सभी जानते हैं, लेकिन भारत ने अब तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उन बयानों पर कड़ा पलटवार किया जिसमें उन्होंने नई दिल्ली पर कश्मीर में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया था। भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए सेना द्वारा संचालित आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, हिंसा और ड्रग्स फैलाने वाला पाखंडी देश करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को एक प्रमुख रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित कई घटनाएं शामिल है। मंगल नंदन ने इस्लामाबाद के निराधार दावों पर पलटवार करते हुए कहा, यह सूची काफी लंबी है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सीमा पर आतंकवाद अनिवार्य रूप से उसके नतीजों का आमंत्रित करेगा। दोस्तों आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में UNGA में कहा था कि भारत की मोदी सरकार LOC को पार करके POK पर कब्जा करना चाहती है। शहबाज ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तानी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद दोस्तों भारत ने करारा और तगड़ा जवाब दिया। वहीं बता दें, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जी हां, जम्मू की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस पर भी कर दिया बड़ा हमला, ये कहते हुए कि कांग्रेस सबूत मांगती है। इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार 28 सितंबर को जम्मू में रैली की। उन्होंने MS स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बताया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। मोदी जी ने कहा, वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। अब जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से देना शुरू कर दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। अब आतंकवाद के आकाओं को पता है कि अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल से भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की ही भाषा बोलती है। अब ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है और कांग्रेस जिस प्रकार से इन हमलों की सबूत मांगती है, कहीं ना कहीं आपकी राय तो दोस्तों जरूर बनती है इस मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस ये सबूत मांगकर आखिर करना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है। तो वहीं आपको बता दें, हिजबुल्लाह का हुआ दी एंड, लेबनान में इजराइल की सबसे बड़ी फतह है। चीफ नसरुल्लाह समेत कई बड़े लड़ाकुओं को किया ढेर। 200 बेरूत हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली फौजों ने बीती रात हुए हमले में उसे ढेर करने की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने टेल अवीव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमलों की डिटेल दुनिया से साझा किया। इजरायली सेना ने शनिवार को दावा किया है कि उसने बेरूत में शुक्रवार को किए गए एक हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। सेना ने कहा कि जब हिजबुल्लाह का नेतृत्व बेरूत के दक्षिण में दहिया स्थित अपने मुख्यालय में बैठक कर रहा था, तभी एक सटीक हवाई हमला किया गया। नसरुल्लाह 3 दशक से अधिक समय से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों इजरायली सेना ने दावा किया है कि अब नसरुल्लाह कभी दहशत नहीं फैला पाएगा। बेरूत हमले में उसे ढेर कर दिया गया है। उनका दावा है कि उसकी बेटी भी हमले में मारी गई है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू ने हरे और काले नक्शे से संयुक्त राष्ट्र को क्या बताया है। भारत और सऊदी को लेकर एक बात बोली है। दोस्तों बता दें, भारत को दी ब्लेसिंग और ईरान को द कर्स कहा गया है नेतन्याहू के द्वारा। दरअसल आप ये नेतन्याहू के दाहिने हाथ में लिए मिडिल ईस्ट के एक नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में रंगा गया है, देख सकते हैं, और इसे अभिशाप बताया गया है, कर्स बताया गया है। नेतन्याहू के बाएं हाथ में एक और नक्शा था जिसमें मिस्र, सूडान, सऊदी अरबिया और यहाँ तक कि भारत को भी हरे रंग में दिखाया गया है। इस पर इन देशों को वरदान बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री के इन दोनों ही नक्शों में अहम बात यही थी कि किसी में भी फलस्तीन नहीं था। विश्लेषकों का कहना है
है कि इजरायली पीएम ने ईरान के अलावा काले रंग से शापित देशों में केवल उन्हें शामिल किया जो ईरान के प्रभाव वाले हैं। नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि भारत ईरानी प्रभाव में नहीं है। साथ ही इजराइल, मिस्र, सूडान और सऊदी अरबिया को भी हरे रंग में दिखाया गया है, जो ये बताता है कि इनमें से कुछ देश उसके सहयोगी हैं और कुछ संभावित सहयोगी हैं। ये देश या तो इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान कर चुके हैं या फिर सामान करने की प्रक्रिया में हैं। अपने भाषण में नेतन्याहू ने ईरान पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो लेबनान, सीरिया और यमन में हिंसा भड़का रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, भारत से मजबूत रिश्ते कभी नहीं अपनाया इंडिया आउट एजेंडा। यूएनजीए में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के बदले सुर। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने इंडिया आउट एजेंडा होने से इनकार कर दिया। अपने यू टर्न के बाद उन्होंने कहा कि उनके द्वीप राष्ट्र मालदीव को अपनी धरती पर विदेशी सेना की मौजूदगी से गंभीर समस्या है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ मालदीव के बेहद मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे मुइजू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डीन्स लीडरशिप सीरीज में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बयान दिया था। मालदीव के एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक मुइजू ने कहा कि हम कभी भी किसी एक देश के खिलाफ नहीं रहे हैं। ये इंडिया आउट नहीं है। मालदीव को अपनी धरती पर विदेशी सेना की मौजूदगी से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है। मालदीव के लोग देश में एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते। जी हाँ, तो वहीं बता दे, ट्रंप बने यूएसए के राष्ट्रपति तो यूक्रेन युद्ध हो जाएगा खत्म। जी हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद पुतिन को लेकर जेलेंस्की के भी बदले सुर। बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर 2024 में पुनः इस पद पर काबिज हुए तो उनकी पहली प्राथमिकता रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करना होगा। ट्रंप अपने कई भाषणों में ये बात कह चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा ही देंगे। बता दें कि अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और ट्रंप व डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मगर विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर यूक्रेन युद्ध का खात्मा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते। उनके रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी संबंध खराब नहीं है और जेलेंस्की से भी रिश्ते अच्छे हैं। वहीं बता दें, निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर, आखिर वो मामला जो बना वित्त मंत्री के गले की फांस क्या है? बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने जिस मामले में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ ये कड़ा आदेश दिया है, उसके बारे में आपको बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद बोले तो जेएसपी ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा गया है कि चुनावी बांड के जरिए देश की वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की जबरन वसूली की गई। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है। जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा धमकाकर जबरन वसूली की है। अब इसी मामले से जुड़ी एक याचिका के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला दिया। वहीं बता दें, मुसलमान नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं। आखिर मौलाना मदनी ने कर दिए चौंकाने वाले कई खुलासे, जमकर हो रहा है उनका वीडियो वायरल। दोस्तों, जमियते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का नाम आज सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा के साथ एक पॉडकास्ट में शूट किया, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। मौलाना मदनी ने भारतीय संविधान को लेकर अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि हम संविधान को एक एग्रीमेंट समझते हैं। मौलाना मदनी ने इसके अलावा एनआरसी, मॉब लिंचिंग, केंद्र सरकार, वक्फ बोर्ड, नरेंद्र मोदी और कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा है। मौलाना मदनी की ओर से कही गई इन तमाम बातों से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं। दोस्तों, जब उनसे सवाल पूछा सुशांत सिन्हा ने कि क्या मुसलमान वाकई में भारत में खतरे में है, मोदी के राज में खतरे में है, इसका जवाब देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि मुसलमान सबसे बड़ा नासूर है और भला उस नासूर को कैसे निकालोगे। दोस्तों, सुशांत सिन्हा फिर पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितनी शांति है उतनी कांग्रेस कभी नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मुसलमान कांग्रेस के लिए तो अच्छा सोचता है। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा सोचता होगा। इसका जवाब देते हुए मदनी कहते हैं कि दंगे होना या ना होना राज्य सरकार पर निर्भर नहीं करता, इसमें केंद्र का एक हद तक बस दखल होता है। पत्रकार फिर कहते हैं कि लोग पूछेंगे मॉब लिंचिंग के लिए मोदी जिम्मेदार है। तो दोस्तों, मौलाना इसका जवाब देते हुए गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं कि हम तो मोदी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कह रहे। तो वहीं दोस्तों, मदनी ने एनआरसी को लेकर कहा कि एनआरसी हर हाल में लागू होनी चाहिए। वहीं भारतीय संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है और हमने एक एग्रीमेंट के साथ भारत को चुना है। अब ऐसे में दोस्तों, इस मौलाना की बात पर आपकी क्या राय होने वाली है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली खबर में दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर यानी एक्स पर। जय हिंद, जय भारत।